नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार कर्नल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल विधि। मूल विधि और विधि, ये दो शब्द आते हैं, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे कि ये मूल विधि क्या है, विधि क्या है। तो आइए पहले चलते हैं एक टॉपिक पर, उसके ज़रिए हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, यह यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा को केंद्र में रख कर मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन क्योंकि एक अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, तो सिविल सर्विसेज के सिलेबस में भी है ये। किसी भी प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा की ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं सेलेक्ट होने के बाद, तो उस ट्रेनिंग में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा ज्वलंत विषय है समाज में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारे पढ़ने का जो तरीका होगा वो कुछ अलग होगा। जैसे हमारा ये टॉपिक नहीं है कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और हमारी विधियों का उस पर प्रभाव, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। आप विधि पढ़ रहे हैं और विधि में आप इसके प्रावधानों पर ध्यान रखेंगे कि विधि क्या कह रही है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो एक शब्द आता है मूल विधि, विधि तो अपनी जगह है, ठीक है, एक विषय है। मूल विधि, ये मूल विधि क्या होती है? वास्तव में मूल विधि कोई विषय है ही नहीं। कई लोग मूल विधि को परिभाषित करने लगते हैं, कई बार लोग बताते हैं कि मूल विधि क्या होती है। वास्तव में मूल विधि जैसा कोई विषय होता ही नहीं है। हमारे देश में हजारों विधियां हैं, अलग अलग प्रावधान हैं। जैसे कि दंड से संबंधित, अपराध से संबंधित विधि को आप लेते हैं तो भारतीय दंड संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है, एविडेंस एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। वहीं पर आप देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम भी सूचना से संबंधित एक विधि है, रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार से संबंधित है। बहुत सारी विधियां हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, मोटरयान अधिनियम है। इस तरह की हजारों विधियां हैं हमारे देश में। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जब भर्ती आने वाली थी, उसके पहले भर्ती बोर्ड के द्वारा जो नियमावली तैयार की गई, तो इन हजारों विधियों में से ऐसी कुछ विधियां जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती रहती है, उसको उन्होंने उसमें से कुछ विषयों को लेकर के अपने सिलेबस का हिस्सा बना दिया और उसको नाम दे दिया मूल विधि। अंग्रेजी में इसको सब्सटेंसिव लॉ कहा जाता है, कुछ लोग इसे फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं, कुछ लोग इसे बेसिक लॉ भी कहते हैं। बस कहा जाता है। विधि एक विषय है। उन तमाम विधि के अधिनियमों में से कुछ अधिनियम निकाल करके पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपना एक सिलेबस बनाया और उसको नाम दे दिया मूल विधि। अब जो पुलिस भर्ती बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए सिलेबस बनाया, उसमें कुल 16 टॉपिक हैं। 16 टॉपिक में से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, आयकर अधिनियम, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो विस्तृत हैं, बड़े हैं, ज़्यादा धाराएं हैं इसमें। इसको मेजर एक्ट कहा जाता है। वहीं पर कुछ एक्ट बहुत छोटे हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये छोटे छोटे एक्ट हैं, इनको माइनर एक्ट कहा जाता है। तो हम मेजर एक्ट भी पढ़ेंगे, माइनर एक्ट भी पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक माइनर एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। इस अधिनियम में
हम पहले इसको ब्रीफ कर देते हैं कि पूरे अधिनियम में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे जो पहली चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे वो है इसका परिचय, यानी कि ये है क्या। इस परिचय में हम धारा 1 से लेकर के 2 तक और बाकी कुछ और चीज़ें जानेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इसमें विधिक कार्रवाइयाँ क्या हैं, यानी कि कैसे सुनवाई होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि विधिक कार्रवाई। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे अपराध और दंड। अपराध एवं दंड, ये तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे, यानी जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत क्या करना भ्रष्टाचार का अपराध होता है और उसके लिए कितने दंड का प्रावधान किया गया है। अब कोई व्यक्ति जब अपराध कर लेगा इस अधिनियम के तहत तो उसकी जांच होती है, विवेचना होती है। तो वो कैसे होती है, उसके लिए क्या रूल्स हैं, तो वो हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे, यानी कि विवेचना। जब विवेचना हो जाएगी, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो विधिक कार्रवाई हम ले जाएंगे धारा 3 से लेकर के 6 तक। अपराध और दंड का जो प्रावधान है जुर्माने सहित, वो है धारा 7 से लेकर के 16 तक। जुर्माने तक का प्रावधान है, जो जुर्माने के विषय में जो कुछ कहा गया है वो आएगा, टॉपिक तो बताऊंगा, उसको मिलाते हुए 16 तक है। विवेचना 17 से शुरू होती है, जांच और विवेचना मिलाते हुए 21 तक आप जाएंगे। और इसके बाद आप मिसलेनियस यानी कि प्रकीर्ण या विविध, जो और भी कुछ प्रावधान हैं इसके विषय में, क्या कुछ कहाँ तक लागू होगा, कैसे होगा, सक्षम साक्षी क्या होते हैं, ऐसी कई बातें हैं जो आगे की धाराओं में आप पढ़ेंगे। वहाँ सारी धाराओं को क्रम से पढ़ना आवश्यक नहीं होता, वो जब आएगा तो हम बताएंगे। और इस तरह से आप पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यानी सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे, परिचय के बाद हम वो न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, फिर अपराध और दंड पर हम चर्चा करेंगे, फिर उन अपराध में शामिल लोगों जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी विवेचना करेंगे, और फिर विविध पोर्शन आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ताकि आप बड़े अच्छे तरीके से सहज भाव से इसको समझ सकें। तो आज जो हम पहला पार्ट आपको पढ़ाएंगे उसमें धारा 6 तक, यानी परिचय से शुरू करते हुए धारा 6 तक, यहाँ तक हम पहले भाग में ले जाएंगे। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा इस अधिनियम का, उसमें हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि अपराध से शुरू करते हुए इस टॉपिक के अंत तक पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर इसके परिचय पर आते हैं। परिचय। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 वास्तव में बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये। और भ्रष्टाचार, कभी कभी लगता है कि भ्रष्टाचार के कानून बन गए तो फिर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आपको भी लगता है कि ऐसा होना बड़ा कठिन काम है, और वास्तव में इतिहास ने इस बात को साबित भी किया है कि ये बड़ा कठिन काम है। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में लिखा था। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर लिखी गई किताब है, नाम से कंफ्यूज ना हो कि वो इकोनॉमिक्स की किताब है।
वो राजनीतिक प्रशासन पर लिखी गई किताब है और उसमें कौटिल्य ने लिखा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखा था उन्होंने कहा था कि मछली बिना पानी के रह सकती है, इस बात को मैं मान सकता हूँ, लेकिन सरकारी पद पर रहते हुए कोई अधिकारी घूस न ले या घूस के बिना रह ले, ये मैं मान नहीं सकता। उसी संदर्भ में उन्होंने एक बात और कहा था कि सरकारी पद पर रहते हुए घूस न लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जिह्वा पर शहद रख करके उसके स्वाद को ना लेना। यानी असंभव है कि सरकारी पद पर रहते हुए आप घूस से बच जाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है आज से 2500 साल पहले। तो उन्होंने जो रिसर्च किया होगा अपनी किताब को लिखने से पहले, वो भी बहुत वर्षों के रिसर्च पर आधारित रही होगी। और आज जो हम पढ़ रहे हैं और जो अपने समाज में देख रहे हैं, ये भी कौटिल्य से लेकर के आगे तक चला आ रहा है। इसका मतलब है कि समस्या बड़ी है, अधिनियम उसे कंट्रोल कर सकता है, ऐसा करने वालों को दंड दे सकता है, पर ये ख़त्म हो जाए निश्चित तौर पर ऐसा कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल हम टॉपिक पर आते हैं, इसका परिचय देखते हैं, सवालों पर भी डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा को केंद्रित करके मैं इसे पढ़ा रहा हूं, तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे तथ्यों तक इसकी चर्चा करूंगा और इसको आप ध्यान से समझिएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, मूल विधि के किसी भी टॉपिक को पढ़ने का ऐसा ही तरीका रहेगा आपके सामने। अगर आप सीख गए तो बहुत सारे टॉपिक आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, तो किसी भी अधिनियम और उसके वर्ष को लिखने के बीच में कॉमा लगाया जाता है। कॉमा नहीं है तो गलत माना जा सकता है। इंग्लिश में जब आप इसको देखते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि देखिए सभी शब्दों के जो पहले अक्षर हैं वो कैपिटल में हैं। ये टी भी कैपिटल में है, पी भी कैपिटल में है, सी भी कैपिटल में है और एक्ट का ए भी कैपिटल में है। अगर आप इस तरह लिख देते हैं एक्ट, तो ये गलत होगा। अगर आप कॉमा नहीं लगाते हैं तो ये गलत होगा। अगर आप डैश लगाते हैं तो भी गलत होगा। अगर आप पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाते हैं तो भी गलत होगा। ध्यान रहे कि इस तरह से सवाल भी बनाए जाते हैं। आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा इसमें गलत है या कौन सा सही है। ध्यान रहे सारे विकल्पों में द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 या जो कोई भी अधिनियम आप पढ़ रहे होंगे उसका बिल्कुल सही नाम लिखा गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा या तो यहाँ कॉमा हटा करके डैश लगा दिए होंगे या फुल स्टॉप लगा दिए होंगे या कुछ भी नहीं लगाया होगा। ये सब के सब विकल्प गलत मान लिए जाएंगे। इसी रूप में होना चाहिए, कैपिटल से शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ पर सिर्फ होना चाहिए कॉमा, इस तरह से। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा, 9 सितंबर 1988 को ये अधिनियमित हुआ। अधिनियमित का मतलब संसद से पास होना और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाना, यानी कि विधेयक का कानून के रूप में आ जाना, यानी उसका अस्तित्व में आ जाना अधिनियमित होता है। और जिस दिन से ये इन्फोर्स किया जाता है यानी कि लागू किया जाता है, वो तिथि यहाँ पर 12 सितंबर 1988 है, यानी कि ये अधिनियम इस तिथि से लागू कर दिया गया 3 दिन बाद। इस अधिनियम में हमने कहा ये माइनर एक्ट है यानी छोटा सा एक्ट है,
तो इसमें कुल 31 धाराएं हैं। जैसे हमारी आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जैसे हमारे संविधान में 395 धाराएं हैं, उस तरह से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल 31 धाराएं हैं। जो आप एक्ट पढ़ेंगे इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। 1988 में अधिनियम बनाया गया, समय के साथ भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए संसद इसमें बदलाव करती है, कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो हम आपको समस्त संशोधनों के साथ पढ़ाएंगे। जैसे एक ड्राफ्ट आया 2013 में संशोधन के लिए, फिर वो संसद की तमाम जांच समितियों के समक्ष गया, 2018 में उसको फिर संसद के फ्लोर पर लाया गया और अंततः 2018 में वो पास होकर के नए रूप में आ गया। तो हम आपको अधिनियम को बिल्कुल नए और बदले हुए रूप में ही पढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसके परिचय पर बात हो रही थी अभी तक, और अभी हम परिचय पर ही रहेंगे। धारा 1 में विस्तार है। विस्तार का मतलब ये अधिनियम कहाँ तक लागू होता है। तो ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी करने से पहले भ्रष्टाचार अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अब यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इस बात का ध्यान रहे। अगर आप पुरानी किताबें पढ़ते हैं, पुराने नोट्स पढ़ते हैं, खुद मेरे द्वारा पहले पढ़ाए गए नोट्स को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू। अब ऐसा नहीं है। अब यह अधिनियम जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में लागू है, यानी कि संपूर्ण भारत में लागू होता है। दूसरा है परिभाषा। धारा 2 में ज़्यादातर अधिनियमों की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई होती हैं। पहले में विस्तार होता है कि कहाँ तक लागू है, और दूसरे में परिभाषाएं होती हैं। बहुत सारी परिभाषाएं दी गई होती हैं। समुचित सरकार क्या है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जहाँ जैसा उचित हो, बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। लेकिन धारा 2 का जो ग यानी तीसरा भाग है, इसमें एक परिभाषा है लोक सेवक। ये लोक सेवक क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक सेवक, जैसे कहा गया है कि सरकार के अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला कोई कर्मचारी, यानी कि सरकारी कर्मचारी हो गया लोक सेवक में। किसी अधिकरण का कोई कर्मचारी, यानी कि अधिकरण का कर्मचारी। किसी विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, लोक सेवा आयोग या ऐसे किसी आयोग का कर्मचारी, आयोग हो गए सब इसमें। न्यायाधीश, कोई सामाजिक शैक्षिक संस्था है, सामाजिक शैक्षिक या फिर कोई सांस्कृतिक संस्था भी हो सकती है। जिसको राज्य से सहायता मिल रही हो। ऐसे समझ लीजिए, लिखने को और याद करने को तो बहुत कुछ रहता है। मतलब सरकार के अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति जिसको सरकार से वेतन मिलता हो या कोई अन्य सुविधा प्राप्त होती हो। किसी अधिकरण का कोई कर्मचारी, अधिकरण जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण होता है,
कोई और ट्रिब्यूनल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण होते हैं, कोई अधिकरण जो न्यायालय के द्वारा किसी विवाद को सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं। कोई मध्यस्थ भी हो सकता है इसमें, जिसको सरकार से वेतन मिल रहा हो। विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी है, कोई आयोग, जैसे कहा जाता है कि आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है। निर्वाचन आयोग है, अपने हिसाब से निर्णय लेती है, काफ़ी मामलों में स्वतंत्रता है। लेकिन वो इस अधिनियम के तहत उसके सभी कर्मचारी लोक सेवक यानी सरकारी अधिकारी माने जाएंगे। न्यायाधीश से लेकर न्यायालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी, कोई सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संस्था हो जिसको राज्य से सहायता मिल रही हो, तो वो उसका कर्मचारी भी लोक सेवक माना जाएगा। ध्यान रहे, हमने कहा कि बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन आपको इस एक परिभाषा पर फोकस करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार की जो कड़ी है वो लोक सेवक ही है। एक तरफ कोई आम आदमी हो, एक तरफ कोई राजनेता हो या जो कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी कड़ी लोक सेवक जरूर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक छोटा सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो उसके लिए आप घूस दे रहे हैं, तो घूस किसको देंगे? अंततः उस कार्य को करना है किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा जो लाइसेंस आपको जारी होगा। यानी कि भ्रष्टाचार की कड़ियों में अनिवार्य रूप से लोक सेवक रहेगा। इसलिए ये जानना आवश्यक हो गया था कि लोक सेवक होते कौन हैं। तो यहाँ पर आप इसको जान चुके हैं, यानी परिचय पर हम लोगों ने लगभग काम कर लिया है कि भ्रष्टाचार कब से चला आ रहा है, कब तक इसके रहने की संभावनाएं हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बना, कब संशोधित हुआ, कैसे सवाल जानेंगे आप, कहाँ तक लागू होता है और लोक सेवक के तहत यानी इसकी परिभाषा क्या है, ये इस परिचय को आप जान चुके हैं। अब हम आते हैं इसका जो दूसरा सेक्शन था, विधिक कार्रवाइयों पर। इसका जिक्र धारा 3 में किया गया है, विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति। यानी कि जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार का अपराध करेगा, तो उसकी सुनवाई करने के लिए अलग से एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। इसी के तहत हम विधिक कार्रवाइयों को पढ़ेंगे, जिसमें पहली धारा है 3। धारा 3 व्यवस्था देती है कि जो सामान्यतः न्यायाधीश न्यायालयों में बैठे हुए हैं वो भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार की सुनवाई करने के लिए अलग से विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों के लिए जोन बना दिए जाते हैं। अलग सरकार, राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितना बड़ा क्षेत्र बनाती है। कई जिलों को मिला करके एक क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, या फिर हर जिले में नियुक्ति हो सकती है, जैसी आवश्यकता हो। तो धारा 3 में 2 पॉइंट हैं। पहला, धारा 3 की उपधारा 1 और धारा 3 की उपधारा 2। इसमें कहा गया है पहले में कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा एक या एक से अधिक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ध्यान रहे, केंद्र सरकार भी नियुक्ति कर सकेगी यहाँ पर, और राज्य सरकार भी नियुक्ति कर सकेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक न्यायाधीश या एक से अधिक न्यायाधीश, जैसे मामले आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा न्यायाधीश, नहीं आ रहे हैं तो एक से भी काम चलाया जा सकेगा। बात आती है कि कौन वह व्यक्ति है जो विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। तो यहाँ देखिए, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश या फिर सहायक सत्र न्यायाधीश। यहाँ पर ये जानना आवश्यक हो जाता है कि ये सत्र न्यायाधीश क्या होते हैं। संविधान आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, बाकी तो हम आपको पढ़ाएंगे ही। उसमें जब मैं न्यायपालिका आपको पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ आपसे जिक्र करूंगा
कि प्रत्येक जिले का एक न्यायालय होता है और वह न्यायालय जब सिविल या दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसके न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश कहा जाता है और वही न्यायाधीश उसी न्यायालय में उन्हीं कर्मचारियों के साथ उसी सीट पर बैठ करके जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है और उसके न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। मतलब साफ है कि सत्र न्यायालय और सत्र न्यायाधीश का अर्थ ये है कि जो आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार एक आपराधिक मामला है और इसलिए भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों की सुनवाई करने के लिए उस न्यायाधीश को बैठाया जा रहा है जिसे अपराधों की सुनवाई करने का अनुभव है, यानी कि वह एक सत्र, अपर सत्र या सहायक सत्र न्यायाधीश होना चाहिए। कौन करेगा नियुक्ति? केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेंगे। तो सबसे पहले धारा 3 में तो यही आ गया कि कौन नियुक्ति करेगा और किसकी नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में होगी। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, यानी कि अब वो भ्रष्टाचार के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करने के लिए बैठ चुके हैं। तो फिर कैसे करेंगे सुनवाई, कौन से मामले उनके पास जाएंगे, इस पर हम आगे देखते हैं। धारा 4 क्या लिखा है देखिएगा। विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले। विचारण का मतलब ट्रायल होता है। आपने देखा होगा कोर्ट चलती रहती है, जज साहब बैठे होते हैं, वकील होते हैं पक्ष विपक्ष के, दोनों तरफ के लोग होते हैं। ये जो प्रक्रिया वहाँ चल रही होती है उसी को न्यायिक विचारण की प्रक्रिया कहा जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट के आधार पर आप इस अधिनियम को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा ही किया जाएगा। यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति जब विशेष न्यायाधीश के समक्ष लाए जाएंगे तो विचारण इस अधिनियम के तहत वहाँ पर बैठाया गया विशेष न्यायाधीश ही करेगा, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान पहले से किया गया हो। आमतौर पर होता क्या है कि जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप होता है उसका जो न्यायिक विचारण होता है उस सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में लिखे गए प्रावधानों के अंतर्गत होता है। वही बात यहाँ कही जा रही है कि सीआरपीसी में भले ही कुछ लिख दिया गया हो, लेकिन इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति का जो विचारण होगा वो इसी अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। कोई और सत्र, सहायक सत्र या अपर सत्र न्यायाधीश नहीं करेगा, विशेष न्यायाधीश ही करेगा। ठीक है, चलिए नंबर 2 पर आते हैं। जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है उसी क्षेत्र का विशेष न्यायाधीश मामले का विचारण करेगा। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि लखनऊ के क्षेत्र में अपराध हुआ है तो लखनऊ में बैठा हुआ विशेष न्यायाधीश ही मामले की सुनवाई करेगा, या फिर गोरखपुर वाला कर लेगा, या फिर इलाहाबाद में बैठा हुआ व्यक्ति करेगा? नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है उसी क्षेत्र का विशेष न्यायाधीश इस मामले का विचारण करेगा। आगे आते हैं, वह संयुक्त अपराधों का भी विचारण कर सकेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात भी है। संयुक्त अपराधों का विचारण कर सकेगा। इस संयुक्त अपराध क्या होता है? संयुक्त अपराध का मतलब ये है
कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो अपराध दिए गए हैं धारा 7 से लेकर के 15 तक, उस अपराध का विचारण तो विशेष न्यायाधीश करता ही है, लेकिन अगर उस अपराध के साथ साथ कोई और विचारण कोई और अपराध उस अभियुक्त ने कर रखा है तो उस अलग अपराध के लिए किसी अन्य न्यायाधीश के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। विशेष न्यायाधीश में ही वो शक्ति निहित है कि वह उसका भी विचारण कर सकेगा। इसको एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ज़मीन का विवाद है, मेरी ज़मीन है, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, विवादित है, न्यायालय में विचाराधीन थी और न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश जारी कर दिया, यानी निर्णय सुना दिया है। उस ज़मीन पर मेरी डिक्री हो गई है। अब पुलिस के लिए एक आदेश भी है कि वहाँ से अतिक्रमण को हटवाइए और मुझे कब्जा दिला दीजिए। और आप हैं पुलिस इंस्पेक्टर। मैं वो दस्तावेज लेकर के जाता हूँ, आपसे कहता हूँ कि सर ये देखिए न्यायालय ने मेरे पक्ष में आदेश कर दिया है, थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए और वहाँ से दबंगों को हटा दीजिए। लेकिन आपको चाहिए थोड़ा सा घूस और इसलिए आप बहाने कर रहे हैं। क्या बहाना करते हैं? चलिए ठीक है, देखते हैं, अभी तो बहुत गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर कभी आइए, अभी बहुत सारे काम हैं। यानी आपको बहकाने की कोशिश, टालने की कोशिश की जा रही है। अगर आप समझ जा रहे हैं कि इंस्पेक्टर साहब को कुछ चाहिए तो ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कई लोग वहाँ ऐसे हो सकते हैं जो आपको समझा दें कि आपका काम ऐसे नहीं होने वाला है, कुछ दान दक्षिणा करनी पड़ेगी। तब आपके समझ में बात आती है और फिर से आप इंस्पेक्टर साहब से मिलते हैं और तय होता है कि 50,000 रुपया अगर आप मुझे देंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। तो आप इंस्पेक्टर साहब से बोलते हैं कि साहब अभी तो मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, ये ले लीजिए, बाकी मैं दे दूंगा व्यवस्था करके। आप लोगों से भाग करके कहाँ जाएगा आदमी। चलो भाई ठीक है, कौन सा इन्वेस्टमेंट था, मान गए इंस्पेक्टर साहब और गए, अतिक्रमण हटवा दिया, आपका ज़मीन पर कब्जा हो गया, अब आप उस पर रह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि अभी उनका 30,000 रुपये आपके यहाँ बकाया है और वह उसके लिए आपको कई बार कॉल करते हैं, लेकिन आप भी ठहरे, उनसे भी आगे। आप सोच रहे हैं कुछ दिन में इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये चले जाएंगे, फिर हमारा 30,000 रुपये बच जाएगा। इसी में आप भी आनाकानी कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने आपसे कहा कि ऐसा है 30,000 रुपये दे दो वरना मुझे जानते नहीं हो, किसी दिन एनकाउंटर में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। यानी जान से मारने की धमकी। अब देखिए क्या हुआ। पहला मामला घूस लेने का था जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध है, तो इसका केस तो चलेगा ही। यहाँ पर आप केस दर्ज करवाते हैं इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो पहला केस तो घूस का लेने का चलेगा इस अधिनियम के तहत। लेकिन जो दूसरा मुकदमा है जान से मारने की धमकी, आईपीसी की धारा 506, तो आईपीसी का अपराध है, तो वही कहा जा रहा है कि उस आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराध का विचारण कोई अन्य न्यायाधीश नहीं करेगा, बल्कि ये विशेष न्यायाधीश भी उस संयुक्त अपराध का विचारण भी कर लेगा, अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में समझाया है,
आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करिए और एक बार फिर उस कहानी को सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? दिन प्रतिदिन के आधार पर विचारण कर सकेगा। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे होता है, डे टू डे होता है, यानी कि जो तारीख पर तारीखें पड़ती हैं वो चाहे तो ऐसा ना करके प्रतिदिन विचारण करे, उस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए प्रतिदिन विचारण कर सकता है। तो ये विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले थे, यानी कि सीआरपीसी में कोई भी बात लिखी गई है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उसी के तहत विशेष न्यायाधीश विचारण करेगा। जिस क्षेत्र में अपराध हुआ है उसी क्षेत्र का विशेष न्यायाधीश विचारण करेगा। इस अधिनियम में दिए गए अपराधों के साथ साथ कोई अन्य अपराध भी हुआ है जो दूसरे अधिनियम के तहत आता है, तब भी विशेष न्यायाधीश विचारण कर लेगा, और विचारण अगर वह चाहे तो दिन प्रतिदिन के आधार पर कर सकता है। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया है। धारा 3 नियुक्ति थी। अब नियुक्त व्यक्ति इस तरह से विचारण किया, यानी मामला किसके पास जाएगा। इसको कभी कभी विचारण के प्रकरण भी बोलते हैं। अब न्यायाधीश क्या कर सकता है, यानी उसके पास ताकत क्या है मामले की सुनवाई करते हुए, शक्तियाँ क्या मिली हुई हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं धारा 5 के तहत। देखिएगा, थोड़ा सा अक्षर छोटे हैं, शायद विजिबिलिटी कम आ रही हो, आपकी स्क्रीन मोबाइल की थोड़ी छोटी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा करने की। चलिए, समझने की कोशिश इसी में आप करिए। ऐसा लगता है कि इतने पर ही समझना होगा। धारा 5 क्या लिखा भाई? प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियाँ, यानी विशेष न्यायाधीश के पास पावर क्या है और वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। ये देखिए, लाल अक्षरों में लिखा हुआ है वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया, और यहाँ धारा 6 में लिखा है संक्षिप्त विचारण। तो पहले तो आपको संक्षिप्त विचारण और वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया को समझना होगा, ये होता क्या है। फिर मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। देखिए, और बाकी सीआरपीसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वहाँ पर ट्रायल करने के यानी विचारण करने के क्या क्या तरीके होते हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ पर आप समझिएगा इसको। जैसे होता क्या है, आपने देखा होगा कि एक पक्ष आरोप लगाता है तो मुकदमा शुरू होता है, बड़ा केस होता है, समय समय पर उसमें गवाह को प्रस्तुत किया जाता है, साक्ष्य जोड़े जाते हैं। अगर सारे साक्ष्य जुड़ चुके हैं तो न्यायाधीश की अनुमति से बाद में भी कुछ साक्ष्य जोड़े जा सकते हैं अगर उनकी प्रासंगिकता है तो। और ये मामला लंबा चलता है, बड़े मामले होते हैं, लंबा चलता है, तारीख पर तारीखें पड़ती रहती हैं। ये वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया होती है। तकनीकी रूप से हम आपको सीआरपीसी में समझाएंगे। दूसरा है संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण यानी छोटा मामला, साधारण मामला हो, इसमें दोनों पक्षों के बयान ले लिए जाते हैं, सारे साक्ष्य ले लिए जाते हैं, एक साथ सब कुछ ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर संकलित कर ली जाती हैं और 1, 2 या 3 तारीखों में सुनवाई करके फैसले सुना दिए जाते हैं। ये संक्षिप्त विचारण होता है। तो सामान्यतः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो अपराध होता है उसका विचारण यानी उसकी सुनवाई वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाते हुए की जाती है, यानी वो बड़ा मामला माना जाता है। तो देखिए क्या है पहली शर्त, बिना अभियुक्त को सुपुर्द किए, सुपुर्द यानी प्रस्तुत किए भी विचारण कर सकेगा कौन? विशेष न्यायाधीश। सामान्य नियम यह है
कि किसी अभियुक्त जिसके ऊपर आरोप लगा है, अपराध का आरोप जिसके ऊपर लगा है, वो अभियुक्त होता है। किसी अभियुक्त के ऊपर मुकदमा तब प्रारंभ होता है जब उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ऐसा सामान्य मामलों में होता है, क्योंकि भाई जब तक हम उसे, एक तो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर, और दूसरी बात कि जब तक उसे हम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर देते हैं तो न्यायाधीश उसका पक्ष तो जान ही नहीं पाएगा, और उसका पक्ष जान नहीं पाएगा तो फिर मुकदमे का फैसला नहीं आ सकता है। इसलिए सामान्य नियम है कि जब तक अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत या सुपुर्द ना कर दिया जाए तब तक विचारण नहीं होता। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना भी विशेष न्यायाधीश मामले का विचारण कर सकता है। धारा 5 की उपधारा 2 में क्या लिखा है? तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत करने पर किसी अभियुक्त को क्षमादान भी दे सकेगा। आपने सुना होगा सरकारी गवाह बनना। जैसे मान लीजिए कि एक से अधिक लोगों ने मिलकर के भ्रष्टाचार किया। मान लीजिए कि आप और आपके कई मित्र सब इंस्पेक्टर बन गए और सबने मिल करके पूरा खेल रचा। और अब आप पकड़े गए हैं। आपको लगता है कि बचना बहुत मुश्किल है, साक्ष्य मौजूद हैं, तो आप सभी लोगों में से आप अगर ऐसा करना चाहें कि हम तथ्यों को प्रकट करेंगे न्यायालय के समक्ष, हम जानकारियां देंगे, जो साक्ष्य हैं वो हम देंगे, तो इसको कहा जाता है कि आप सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। ध्यान रहे, सरकारी गवाह बनना यानी तथ्यों को प्रकट करना, जानकारियां देना, ये आप अपने स्वयं के आवेदन पर ही कर सकते हैं। अभियुक्त को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ साक्ष्य दीजिए। आपकी स्वयं की इच्छा है तो आप ऐसा प्रकट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहा गया है कि विशेष न्यायाधीश आपको क्षमादान दे सकता है। क्षमादान दे सकता है का मतलब आपको, आपकी सज़ा कम हो सकती है, आपको पूरी तरह से क्षमादान कर सकता है, जैसी भी स्थिति बनती हो, विशेष न्यायाधीश के पास ये पावर है। अब हम आते हैं इस तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्र न्यायालय समझा जाएगा। सत्र न्यायालय, हमने कहा कि जो जिला न्यायालय होता है जब वह आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। तो सत्र न्यायालय समझा जाएगा का मतलब है कि अगर इस न्यायालय और विशेष न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध आपको अपील करनी है तो वह अपील अब उच्च न्यायालय में ही हो सकेगी, उससे नीचे किसी अदालत में नहीं हो सकेगी। यानी ऐसा नहीं है कि विशेष न्यायाधीश का निर्णय आ गया तो आप सत्र न्यायाधीश, जो जिला न्यायाधीश है आपराधिक मामलों में सत्र न्यायाधीश होता है, उसके यहाँ आप कार्रवाई करा लें, यानी कि अपील कर लें। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये स्वयं में सत्र न्यायालय समझा जा रहा है। तो इस निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में ही, यानी उच्च न्यायालय में ही अपील कर पाएंगे। चौथा है, दंड दे सकेगा। जाहिर सी बात है, प्रक्रिया और सख्तियां आप पढ़ रहे हैं, सुनवाई किया है, दोषी पाए जाने पर जो निर्धारित दंड है वो दे सकेगा। अधिनियम के तहत जो निर्धारित दंड है, जो दंड का क्राइटेरिया होगा, जैसे जब हम अपराध और दंड में आएंगे तो वहाँ अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड हैं। 3 से 7 वर्ष, 4 से 10 वर्ष, तो इसी बीच का दंड वो दे सकेगा जैसा अपराध होगा। अंतिम पॉइंट है, विशेष न्यायाधीश जिला न्यायाधीश की शक्तियों व कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा। विशेष न्यायाधीश जिला न्यायाधीश व की शक्तियों व कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा, यानी कि विशेष न्यायाधीश जो प्रोसीजर अपनाएगा, जो प्रक्रिया अपनाएगा और जो वारंट जारी करेगा, जो साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए जो
साक्षियों यानी गवाहों को जो तलब करेगा उसके पास वो सारी शक्तियाँ होंगी जो कि एक जिला न्यायाधीश के पास होती हैं। तो ये 5 पॉइंट रहा। इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रहे। अगर कभी बहुत डीप में सवाल को पूछते हैं तो ये धाराएं हैं, यानी धारा 5 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 2, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसको सेक्शन और इसको सब सेक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रहे कि ये सभी प्रावधान हैं जो इस धारा में हैं। बहुत सी धाराएं हैं, वैसे यहाँ तक पूछते नहीं, इतना अंदर जा कर के सवाल नहीं होते, सिर्फ प्रावधान ही दे देते हैं और आपको सही गलत का चयन करना पड़ जाता है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो धारा 6 है, संक्षिप्त विचारण, हमने अभी चर्चा किया था कि जो बड़े मामले होते हैं वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है और छोटे मामलों में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों को बड़ा मामला माना गया है, इसलिए सामान्यतः वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखिए, कहा गया कि संक्षिप्त विचारण की भी शक्ति होगी विशेष न्यायाधीश को धारा 6 के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भ्रष्टाचार का मामला न्यायाधीश के समक्ष आता है और विशेष न्यायाधीश को लगता है कि छोटा सा मामला है, छोटा सा मामला है तो चलो सब कुछ इकट्ठे ले लेते हैं, सारे बयान गवाहों के दर्ज करा लेते हैं, सुनवाई करके फैसला सुना देंगे। लेकिन यहाँ कहा गया है कि अगर संक्षिप्त विचारण करते हुए विशेष न्यायाधीश को किसी भी समय ऐसा प्रतीत होता है कि मामला छोटा नहीं है, मामला बड़ा है और इसमें संक्षिप्त विचारण अनापेक्षित है, यानी वो अपर्याप्त है, तो वह तत्काल उसके पास ये पावर है कि वह वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। ये धारा 6 की उपधारा 1 में लिखा हुआ है, ध्यान रहे। और वह साक्षियों को पुनः परीक्षा के लिए वापस बुला सकेगा, यानी फिर से वह गवाहों को के बयानों को दर्ज कर सकेगा, फिर से वो साक्षियों को जोड़ सकेगा। ये उसको पावर है। यानी संक्षिप्त विचारण शुरू करता है लेकिन लगता है कि मामला बड़ा है तो वह चाहे तो बीच में रोक करके तत्काल वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपना सकता है। मान लीजिए कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हुई, ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी और वह संक्षिप्त विचारण करते हुए ही सुनवाई कर रहा है क्योंकि मामला छोटा है और इसमें अगर भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को 30 दिन तक का कारावास या 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाता है। ध्यान रहे, 30 दिन तक का कारावास या फिर 2000 जुर्माने से दंडित किया जाता है तो इसकी अपील कहीं भी नहीं की जा सकेगी, यानी ये दंड आपको भोगना पड़ेगा, आप अपील नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा दिनों का कारावास या इससे ज़्यादा जुर्माने से अगर आपको दंडित किया जाता है तभी आप उच्च न्यायालय में अपील के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ तक जैसा कि चैप्टर शुरू करते हुए मैंने बताया कि इस पूरे टॉपिक को हम आपको 2 खंडों में पढ़ाएंगे, भाग 1, और अगले वीडियो में आपको इसका दूसरा भाग यानी धारा 7 से शुरू होकर के अंत तक हम ले जाएंगे, जिसमें आप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों पर चर्चा करेंगे, प्रत्येक अपराध के लिए दंड का क्या प्रावधान है उस पर चर्चा करेंगे, अपराधों की विवेचना करेंगे, कैसे जांच होती है उस पर बात करेंगे और फिर इस अधिनियम को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने वाले बच्चे ध्यान देंगे कि कुल, जैसा मैंने कहा कि कुल 16 टॉपिक मूल विधि में दिए गए हैं और मूल विधि से निर्धारित सवालों की संख्या 12 है और परीक्षा जो होती है वो कई सारे सेट में होती है, यानी कि आप प्रत्येक अधिनियम से एक सवाल तो मान ही सकते हैं अपने सेट में। 12 सवाल 16 अधिनियम, तो आप मान सकते हैं कि एक सवाल आएगा, क्योंकि ये बड़ा ही ज्वलंत विषय है भ्रष्टाचार।
तो अगर आप इस एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, यानी ये वीडियो और इसके बाद जो हम दूसरा देने वाले हैं, तो आप कम से कम एक सवाल की उम्मीद कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं इसके दूसरे भाग को लेकर के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।